सैंपल पेपर की डिस्कशन। सीबीएसई सैंपल पेपर 2022-23, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर अभी रिलीज हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 1 और एक क्या है स्टेटमेंट नंबर 2। देखो जी, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले सीबीएसई सैंपल पेपर का, नए सैंपल पेपर का एक बार पैटर्न भी देखते हैं। क्या पैटर्न है सीबीएसई सैंपल पेपर का, ठीक है जी। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्या पैटर्न है उसे जरा देखना बच्चों। देखो जी, देखो जी, सबसे पहला पैटर्न, पेपर में दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन क्या है बी। एक सेक्शन ए है और एक क्या सेक्शन बी। सेक्शन ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सेक्शन बी में इंडियन इको है। पेपर में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। इसके साथ साथ 4 क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे 3 मार्क्स के मिलेंगे, जिसकी लिमिट फिक्स कर दी गई, कितने लिमिट में करनी है, 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है, पहली बार इको में लिमिट आई है, ये इसलिए आई है, इंडियन इको में टीचर बोलती है ओ लिखो 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 कि लेंथ लिखो। अभी उन्होंने कह दिया है पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो, लेकिन इस लिमिट के अंदर लिखना है। आगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए 4 मार्क्स के, 80 to 100 वर्ड्स लिमिट फिक्स की गई है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स से, जिनकी लिमिट कितनी है, 100 to 150 वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्रो के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है नी। पहला कौन सा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखना। कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू द, मेरी बुक का पेज 452 है, जिनके अभी बुक है फटाफट निकाल लेना, नई वाली बुक, पेज 452। The consumption curve is an upward sloping straight line curve due to the direct relationship between income and consumption। पहले हमें सोचना है इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स होता है, डायरेक्ट होता है। जब भी दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, स्लोप अपवर्ड बनता है डाउनवर्ड बनता है, अपवर्ड। ठीक है, जब भी दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, स्लोप क्या बनता है, अपवर्ड। इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशन है, उसका स्लोप क्या बनेगा, अपवर्ड। पहला पॉइंट समझ आ गया। इनकम और कंजम्पशन का जो स्लोप होता है वो क्या बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है वो। कंजम्पशन का स्लोप क्या बनता है, अपवर्ड, क्योंकि उसका इनकम के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। दूसरी चीज कहता है ये स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तुम्हें मैंने दो चीजें बताई थी, दो तरह के कर्व होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लीनियर कर्व। क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, और एक होता है नॉन लीनियर कर्व। क्या होता है, नॉन लीनियर। तो जब भी हम किसी भी चीज के स्लोप को कांस्टेंट रखते हैं, जब भी हम किसी की भी चीज के स्लोप को क्या रखते हैं, कांस्टेंट, तो जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर बनता है। और अगर उसका स्लोप डिफरेंट रेट से चेंज होता है तो स्लोप क्या बनता है, स्लोप अगर डिफरेंट रेट से चेंज होगा तो लीनियर बनेगा, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। कंजम्पशन का स्लोप क्या होता है, जल्दी से बताओ, कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या होता है, एमपीसी। कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या होता है, एमपीसी। और एमपीसी हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है जी, एमपीसी हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो जब हम एमपीसी को क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट, यानी उसके स्लोप को क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, सही है। इसके अंदर हमने 3 कंसेप्ट सीखे स्टेटमेंट में। पहला, कंजम्पशन का स्लोप क्या बनता है, अपवर्ड। क्यों अपवर्ड बनता है, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। फिर वो कह रहे हैं अपवर्ड के साथ साथ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। तीसरी चीज हमने सीखी, कंजम्पशन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एमपीसी, जो यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट। हम एज्यूम करके चलते हैं एमपीसी की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट। याद है मैंने पहली क्लास में टेबल बनवाई थी, तो मैंने एमपी कहा था कंजम्पशन 80 से बढ़ा रहे हैं। तुमने पूछा क्यों, तो मैंने रीजन बताया था, क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन सा कर्व है, लीनियर। तो लीनियर समझ आ गया, पक्का, क्लियर है। तीन चीजें समझ आ गई, इनकम कंजम्पशन में डायरेक्ट है इसलिए अपर्ड। दूसरा, इसका स्लोप क्या होता है, एमपीसी, जो क्या रहता है हमेशा कांस्टेंट, इसलिए क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। अगली स्टेटमेंट पढ़ो, एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व पैरेलल टू ईच अदर। बेटा आप बताओ एडी का फॉर्मूला क्या होता है, एडी का फॉर्मूला क्या होता है। इस बच्ची ने बताया एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो एडी और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट।
एडी और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहती है, चेंज होती है? सेम। इसलिए एडी और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या बनते हैं? पैरेलल। क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस, जो हमेशा क्या रहती है? सेम। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस, जो हमेशा क्या रहती है? सेम। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बता, दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। ओके रिपोर्ट है, कंसेप्ट समझ आ रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखते कौन बच्चा आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों देखो, ओइंग टू दी रशिया यूक्रेन क्राइसिस, लैंग्वेज सुनना क्या है? ओइंग टू दी रशिया यूक्रेन क्राइसिस, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड प्राइसेस ड्यू टू सप्लाई साइड इश्यूज। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वर्ल्ड में क्या हो रहा है? क्रूड ऑयल के प्राइस राइज करते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? राइज। क्यों? क्योंकि सप्लाई साइड इशू, उसकी सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है क्रूड ऑयल की। ठीक है जी, ठीक है जी। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा है? और क्वेश्चन में क्या लिखा है? ओइंग टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। किसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं? क्रूड ऑयल की। ठीक है, क्यों? सप्लाई साइड इशू, सप्लाई कम हो रही है रशिया यूक्रेन की वजह से। रशिया सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, सऊदी अरेबिया कंट्रीज के बाद रशिया भी सप्लाई करता है। जब रशिया की सप्लाई इफेक्ट होगी, तुमने पढ़ा जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उस चीज के रेट क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता दें क्यों बढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे हमारी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन में क्या इफेक्ट आएगा? कार्स की प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ेगी? कार की प्रोडक्शन क्या इंडिया में बढ़ेगी? नहीं। अच्छा, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल इन इंडिया विल राइज, क्या इंडिया में प्रोडक्शन और सेल साइकिल की बढ़ेगी? नहीं। क्या यूएस डॉलर का इनफ्लो इंडिया में बढ़ेगा? बताओ, यूएस डॉलर का इनफ्लो क्या इंडिया में बढ़ेगा? यूएस डॉलर का इनफ्लो क्या इंडिया में बढ़ेगा? बताओ जी, यूएस डॉलर का जो इनफ्लो है इंडिया में क्या बढ़ेगा? अच्छा, अभी देखते हैं। आउटफ्लो यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया क्या बढ़ेगा? आप सबसे पहले देखो, पहला काटा लगा दो, वो तो नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? साइकिल की प्रोडक्शन बढ़ेगी। साइकिल का हमारी बीओपी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो काटा लगा दो। बचा कौन सा? सी और डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बचा? सी और डी ऑप्शन। तो सी और डी ऑप्शन में कौन सा ज्यादा सुटेबल है? अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी कंट्री में इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, क्या आउटफ्लो बढ़ेगा? आउटफ्लो बढ़ेगा। हमें ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, तो इससे क्या बढ़ेगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो बढ़ेगा तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। क्या ऑप्शन होगा? डी। समझ आ गया? क्योंकि इससे हमें बाहर ज्यादा ज्यादा क्या करना पड़ेगा? पे। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को? किसके लिए? लैंडिंग के लिए। कम बैंक की, बैंक की डेफिनेशन पढ़ी थी। बैंक का मीनिंग क्या होता है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे पैसे को एक्सेप्ट भी करता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है? लोन भी। तो एलआईसी, एलआईसी क्या हमारे पैसे को डिपॉजिट करता है? पॉलिसीज बेचता है और लोन देता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। आरबीआई क्या पब्लिक से डील करता है? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करती है ये सब? नहीं। कौन सा ऑप्शन है? कमर्शियल बैंक। कौन सा है? कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है। एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। बता, एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है कि जाता है? एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है कि जाता है? एक्सपोर्ट करने से पैसा क्या आता है? आता है। जब एक्सपोर्ट करने से पैसा आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज डेबिट साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे?
पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कौन सी साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड। पैसा आ रहा है, आ रहा है तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। हाँ भाई समझ आ गया। तो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आ रहा है तो कौन सी साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। और बताओ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी चीज का करंट अकाउंट में आता है कैपिटल में, करंट में, तो ये कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। सही लिखा है गलत लिखा है, सही। तो स्टेटमेंट सही है पहली। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। एफडीआई से पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। और बताओ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट में आती है कैपिटल में, तो कैपिटल। दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है, सही है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बच्चों, फिफ्थ, नेट इन्वेस्टमेंट। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है, वो थोड़ा, हाँ फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है ना। अच्छा, वो मैंने पहले बोल दिया था, ठीक है। आप देख लेना फोर्थ क्वेश्चन। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो है। पहले नेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पढ़ो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडिशन इन द कैपिटल गुड्स। क्या मीनिंग होता है, एडिशन इन द कैपिटल गुड्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन इन द कैपिटल गुड्स। बताओ ये स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो है। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। पहले बताओ इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, एडिशन इन द कैपिटल गुड्स। क्या मीनिंग होता है, एडिशन इन द कैपिटल, एडिशन इन द कैपिटल गुड्स। एडिशन का मतलब क्या होता है, चेंज, किसी भी चीज का चेंज। स्टॉक कंसेप्ट होता है, फ्लो होता है, फ्लो। तो नेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो। कौन सा कंसेप्ट है, फ्लो। अच्छा, कैपिटल फ्लो है, स्टॉक है। बताओ कैपिटल, स्टॉक और फ्लो पता है ना क्या होता है, स्टॉक जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर, और फ्लो जो पीरियड ऑफ टाइम। कैपिटल क्या हम पर्टिकुलर टाइम पे मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो कैपिटल स्टॉक है, फ्लो है, स्टॉक। तो कैपिटल स्टॉक है, यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लो। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, गलत है। समझ आ गया कंसेप्ट। अच्छा अगला क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तीन फेज होती है। पहली फेज क्या होती है, जनरेशन फेज। दूसरी फेज डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन का मतलब जब हम इनकम क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जब फैक्टर सर्विस के बदले बांटते हैं। बांटने के बाद वो उसे क्या करते हैं, खर्च करते हैं। क्या करते हैं, खर्च। खर्च करने को क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन। तो तीन फेज हो गई। अच्छा तुमने नेशनल इनकम कितने मेथड पढ़े हैं, तीन। कौन कौन से, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड। देखो नेशनल इनकम, नेशनल यहाँ क्या आना चाहिए, नेशनल वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए देखो यहाँ पे दो बार आउटपुट, दो बार वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे पता चला। ओके, ठीक है। अब आप सर्कल फ्लो ऑफ इनकम रट के जाते हो, ये आप पढ़ते, उन्होंने वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। हम्म। अगला क्वेश्चन देखो जी, इफ एन इन एन इकोनॉमी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितनी है, फोर। बेटा अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना है, फोर। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, 30 करोड़। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, 30 करोड़। आपको क्या बताना है, कंजम्पशन फंक्शन कौन सा होगा। जल्दी से बताओ, सी की इक्वेशन क्या होती है, कंजम्पशन फंक्शन, सी बार प्लस बी बाई। सी बार कितना है, 30। सी बार कितना है, 30। बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी। इस क्वेश्चन में एमपीसी दे रखा है क्या, इस क्वेश्चन में एमपीसी दे रखा है। एमपीसी कैसे निकालते हैं, के दे रखा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एम। तो एमपीसी सोल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा एमपीसी, एमपीसी कितना आ जाएगा, 3/4, 0.75। कितना आ गया, 0.7। अब बताओ सी की इक्वेशन क्या बनेगी, 30 प्लस 0.755। हो गया ये, समझ आ गया जी, पक्का। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पेज पे, तो सी की इक्वेशन कौन सी हो गई, 30 प्लस 0.755। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
कहते हैं नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। नेशनल इनकम जितने से इंक्रीज कर रही है उतने से क्या इंक्रीज कर रही है, कंजम्पशन। बेटा आप बताओ, कंजम्पशन का इंक्रीज और नेशनल इनकम का इंक्रीज कौन से फॉर्मूले में आता है? एमपीसी में आता है, एमपीएस में आता है? एमपीसी में आता है, एमपीएस में? एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन, यही होता है। कह रहा है कंजम्पशन का चेंज और इनकम का चेंज दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वन। दोनों का चेंज क्या है, चेंज क्या है, सेम। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आएगी, एमपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, क्योंकि डेल्टा सी और डेल्टा वाई दोनों क्या है, सेम। एमपीसी वन आ गया। अब क्वेश्चन में देखो एमपीसी वन का ऑप्शन है नहीं, क्वेश्चन में पूछा एमपीएस की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, एमपीएस। बेटा आप बताओ, एमपीसी प्लस डैश इक्वल टू वन होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, वन। अगर एमपीसी वन है तो एमपीएस कितना होगा, जीरो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, इक्वल टू जीरो। ओके बेटा आप बताओ। हाँ बेटा, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ आरबीआई इंजेक्ट्स मोर मनी इन सर्कुलेशन। जब आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन को एक्सपेंड कर देता है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही। मनी सप्लाई बढ़ेगी उससे भी। टैक्स रेट गवर्नमेंट रिड्यूस कर देती है, उससे पैसा बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। जब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा दे, मतलब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा तो मनी की सप्लाई बढ़ेगी कम हो जाएगी, कम। हमसे पूछा मनी की सप्लाई कब बढ़ेगी, कौन कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हो गया ए। ओके, हाँ जी, ओके। अच्छा बेटा आप बताओ। हाँ, यस मैम, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बेटा, आपने अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए, आप बताओ बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, किस चीज का, गुड्स का। किसका, गुड्स का। और गुड्स को क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम। क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम। अब इस क्वेश्चन में देखो, 2010 में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना रहा, 40। 2020 में 580 माइनस 460 कितना हो गया, 120। बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा हो रहा है, बेकार हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, सही है, गलत है, सही है। क्या ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है इससे, क्या हमारी कमी बढ़ रही है इससे, नहीं। क्या इससे बैलेंस इन इनविजिबल आइटम इंप्रूव हो रहा है, नहीं। क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड डिटोर्ट हो रहा है, डिटोर्ट मतलब कम हो रहा है, नहीं। कौन सा सबसे सही ऑप्शन है, ए। समझ आ गया, ओके। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, हाँ नेक्स्ट। बेटा आप बताओ, हाँ आपसे पूछो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। हाँ, गुड्स आता है, सर्विस आता है और यूनिलेटरल ट्रांसफर। थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए तेरे को, ठीक है। गुड्स है, सर्विस है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। जा रहा हूँ, गुड्स सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये तीन चीजें आती हैं। गुड्स का बैलेंस देखो कितना है, गुड्स का बैलेंस, गुड्स को क्या बोलते हैं बेटा, विजिबल आइटम। तो 100 माइनस 150 कितना हो गया, -50। इनविजिबल का बैलेंस 70 माइनस 30, 40 पॉजिटिव है। -50 प्लस 40 कितना चल रहा है, -10। और नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस कितना है, 15। तो -10 और ये +15 कितना आंसर आ जाएगा, +5। 5 किस में है, प्लस में। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड। सरप्लस कितने में, 5। 5 से क्या चल रहा है, सरप्लस। ओके हो गया, पक्का जी। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन बेटा, एक मिनट। हाँ, 9 क्वेश्चन मैम आप बताओ, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट
और वेयर हैज एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, बताएं मैम क्यों फॉल्स है? बिल्कुल सही बोला मैम ने। एक्सेंटे क्या होती है? प्लान्ड। और एक्सपोज क्या होती है? एक्चुअल। जबकि इसमें एक्सपोज किसको बोला हुआ है? प्लान्ड को। जबकि एक्सपोज क्या होता है? एक्चुअल। और एक्सेंटे क्या होती है? प्लान्ड। तो पहली असेशन क्या हो गया? गलत। जैसे ही असेशन गलत हो गया मुझे पता चल गया कौन सा ऑप्शन है, डी। असेशन गलत होता है तो रीजन क्या होता है? सही। रीजन क्या होता है? सही। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब रीजन पढ़ो। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट लेवल एक्सेंटे सेविंग एंड एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। बताओ ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्चुअल वे में पढ़ रहे हैं प्लान वे में? तो वहां पे जो एक्सेंटे सेविंग और एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होती है? सेम। तो रीजन मेरा क्या है? सही। जबकि असेशन क्या है? गलत। ओके। हाँ जी ओके यहां तक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। समझ आ गया? क्योंकि हम ये चैप्टर एक्सेंटे पढ़ते हैं ना, तो इसलिए एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट और एक्सेंटे सेविंग सेम होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ठीक है। अच्छा, 10th क्वेश्चन। क्या है? 10th क्वेश्चन। देखो बेटा आप बताना। हाँ, 10th क्वेश्चन। सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम सेविंग कर्व बनाते हैं, इंटरसेप्ट का मतलब वो क्या करती है? टच करती है। कहां से टच करती है वर्टिकल एक्सिस को? नेगेटिव पॉइंट से। कहां से? नेगेटिव। क्या ये सही है गलत है? सही है। याद है हम कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को डिराइव करते थे? जितनी कंजम्पशन पॉजिटिव होती थी उतनी सेविंग नेगेटिव। तो सेविंग कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? नेगेटिव से। सेविंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? नेगेटिव से। तो ये बच्चों ध्यान रखना कि सेविंग कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? नेगेटिव से। सेविंग कहां से स्टार्ट होती है? हमेशा नेगेटिव से। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहला पॉइंट समझ आ गया, सेविंग कहां से स्टार्ट होती है? नेगेटिव से। अगला रीजन पढ़ो। सेविंग फंक्शन सेविंग फंक्शन किसके बीच में रिलेशन दिखाती है? सेविंग और इनकम में। सही है गलत है? सही है। तो असेशन भी सही है, रीजन भी सही है। असेशन भी सही है और रीजन भी। अब ऑप्शन फर्स्ट बनेगा कि सेकंड? बताओ सेविंग फंक्शन इनकम और सेविंग में रिलेशन बताती है। ठीक है सही है, लेकिन उसका पहले वाले से कोई लेना देना है? तो दोनों सही है लेकिन उसका करेक्ट आंसर नहीं। अगर ऐसे लिखा होता सेविंग इनकम और सेविंग में रिलेशन दिखाता है, और सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट इसलिए होती है क्योंकि जीरो लेवल पे हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो फिर क्या बोलते हैं? असेशन रीजन दोनों सही है और रीजन उसका क्या है? करेक्ट आंसर। ओके रिपोर्ट है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। ये काफी स्कूलों में सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी आया है 11th में। 11th क्वेश्चन को स्टार्ट, अभी ये थ्योरी क्वेश्चन हो गए हैं। मैं पहले वन मार्कर ही कवर कर रहा हूँ। ये वन मार्कर समझ आ गए? अब इंडिनिको के वन मार्कर देखते हैं बच्चों। पे नंबर 457 पे। हाँ जी, डाउट मैं भी आपका लेता हूँ वैभव, बोलिए। नहीं सर, वो नेक्स्ट स्क्रीन कर दो, वो उसी पे थी कब से। पे नंबर 457, 457 पे देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो जी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा दिखा रहा है ब्रिटिश रूल का एडवर्स इफेक्ट? कम्युनिकेशन नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था, ये एडवर्स इफेक्ट है पॉजिटिव इफेक्ट है? पॉजिटिव। कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड चेंज हुआ था, ये अच्छा हुआ था बेकार हुआ था? बेकार। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न हो गया था, सही पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। रेलवे इंट्रोड्यूस किया था, पॉजिटिव। कौन सा नेगेटिव था? चेंज इन कंपोजिशन। तुमने पढ़ा था उन्होंने हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसे एडवर्सली क्या किया था? इफेक्ट किया था। नेक्स्ट पढ़ो। कौन सी कमेटी बनाई गई थी डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? कार्वे कमेटी। कौन सी कमेटी थी? कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी बनाई गई थी किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए। क्या करने के लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। यहां तक क्लियर है बच्चों? पक्का ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कौन से ईयर में अनाउंस हुआ था? 1948 में। और एक आया कब था? 1956 में। और इंट्रोड्यूस कब किया गया था? अनाउंस 1948। समझ आ गया? याद रखना, बच्चा 1956 कर देता, आया कब था सबसे पहले? 1948। आगे पढ़ो, आगे 20th क्वेश्चन, डैश डैश एंड डैश आर द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये था कि नहीं था? था। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रोथ ऑफ सर्विस। एडवर्स के कौन से दो पॉइंट है? फर्स्ट और सेकंड। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए। अच्छा बच्चों, जीएलएफ कैंपेन, जीएलएफ कैंपेन पीपल रिपब्लिक, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या थी? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आगे, अब 22 पढ़ना, ड्यूअल प्राइसिंग। ड्यूअल प्राइसिंग किसने ली थी? आपको ये बताना है इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है। क्या ड्यूअल प्राइसिंग का इकोनॉमिक रिफॉर्म से कोई लेना देना था? नहीं। ड्यूअल प्राइसिंग चाइना लेके आया था। उसमें क्या था ड्यूअल प्राइसिंग में? कि वहां की जो भी एग्रीकल्चर गुड्स और इंडस्ट्री का प्राइस कौन डिसाइड करेगी? चाइना की गवर्नमेंट, बाकी चीजें मार्केट करेंगी। तो ये करेक्ट पेयर नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोले गए थे चाइना में, किसको बुलाने के लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टैक्स। ये सही ऑप्शन है कि नहीं है? सही है। कॉमनी सिस्टम, कॉमनी सिस्टम बैकवर्ड बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट के लिए था? नहीं। कॉमनी सिस्टम में क्या था? सारे फार्मर मिलकर लैंड को क्या करेंगे? कल्टीवेट करेंगे। ग्रेट पॉलिटियन कल्चर कलेक्टिव फार्मिंग था? नहीं। ग्रेट पॉलिटियन में क्या था? स्टूडेंट और प्रोफेशनल वर्क भी करेंगे और लर्न भी। तो इसका सही ऑप्शन क्या था? सेकेंड है। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया, 21। 21 देखो, कौन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट? कौन सा इनमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का कंसेप्ट है? कौन सा इनमें से किसका कंसेप्ट है? नॉन इंस्टीट्यूशन का। तो देखो जी, नॉन इंस्टीट्यूशन का कौन सा कंसेप्ट है? नबार्ड इंस्टीट्यूशनल है, आरआरबी इंस्टीट्यूशनल है, कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशनल है, कौन सा है? मनी लैंडर। नॉन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से आते थे? मनी लैंडर, रिलेटिव, रिच लैंडलॉर्ड, और क्या आते थे? ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों आओ 23 पे। 23 पे देखिए बच्चों, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थियोरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सही है गलत है? सही है। ऑन द जॉब में क्या होता है? जॉब भी परफॉर्म करते हैं, साथ साथ क्या दी जाती है? ट्रेनिंग भी। तो बताओ, ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होता है वो जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कंसेप्ट है उनके ब्रिज को फुल करता है कि नहीं करता? करता है। यहां तक सही है? ओके। नेक्स्ट पढ़ो जी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट करता है एम्प्लॉइज को द लेटेस्ट चेंजेस इन देयर वर्क फील्ड। कहता है ऑन द जॉब जो होता है वर्कर्स को क्या करता है? अपडेट करता है किसके बारे में? जो भी लेटेस्ट क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। तो बताओ ये सही है कि गलत है? सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। ठीक है, अपडेट रहते हैं ना, उन्हें पता चलता है जॉब के साथ साथ क्या ले रहे हैं? ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड, एक सेकेंड, 23 क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेना, वो स्क्रीन चेंज नहीं हुई थी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ब्रिज करता है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को? सही है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से एम्प्लॉय अपडेट रहते हैं क्या चेंजेस चल रहे हैं किसके अंदर? वर्क फील्ड में। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई? सही। अब आ जाओ नेक्स्ट, 24, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। इंडिया और पाकिस्तान ने अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे बिना किसी प्रेशर के लाए थे, ये गलत है। तुम्हें पता है इंडिया कब लेके आया था? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पे। और पाकिस्तान भी जो रिफॉर्म लेके आया था किसके कहने पे आया था? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के। लेकिन चाइना जब वर्ल्ड लेके आया था रिफॉर्म, वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पे नहीं लाया। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी को और रिपीट इट्स बेनिफिट यूजिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। कहता है पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया था, किस चीज को इंट्रोड्यूस किया था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी को। सही है गलत है? गलत। सबसे सही किसने इंट्रोड्यूस किया था? चाइना। हमारी एनसीईआरटी में पाकिस्तान के बारे में नहीं है।
सिर्फ किसके बारे में है? चाइना, क्योंकि पाकिस्तान में था ही नहीं। किसमें था? चाइना। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। अब आओ नेक्स्ट। और ये बच्चा ना कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कुछ तो लेके आएगा पाकिस्तान, एनसीईआरटी में कुछ था ही नहीं, ये कौन लेके आया था? चाइना। ठीक है, दोनों फॉल्स है। ठीक है जी। 25th, डैश इज नॉट अ कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। कौन सा है? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब एनवायरमेंट क्वालिटी के इफेक्ट का रीजन नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट, डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, गार्डनिंग, ग्रीन कवर, कौन सा होगा? ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है? एक फर्स्ट भी लग सकता है और एक डी भी। बच्चों को दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी, फर्स्ट भी और डी भी। अब मैं देखो सेकंड बी और सी तो इसके रीजन ही हो गए। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट करने से, वेस्ट मैनेजमेंट से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का कोज नहीं हो, ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है। क्यों? वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, उससे भी तो कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। लेकिन अगर हम ग्रीन कवर करेंगे, ग्रीन कवर करेंगे तो एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होगी, क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका आंसर है गार्डनिंग, ग्रीन कवर। गार्ड करो किसको? ग्रीन कवर को। ठीक है जी। कौन सी स्ट्रेटजी नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को प्रेजेंट के लिए भी यूज करो एज वेल एज फ्यूचर के लिए। तो कौन से इनमें से रीजन नहीं है? बायोगैस, सोलर पावर, थर्मल पावर, हाइडल। सोलर पावर तो सही है, बायोगैस भी सही है, हाइडल भी है। थर्मल पावर, थर्मल पावर कोयले का यूज करते हैं, कोयले का भी यूज करेंगे तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? कम। तो वो इसका स्ट्रेटेजी नहीं है सस्टेनेबल की। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विंस। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी क्या है? इनसेपरेबल ट्विंस है। सही है गलत है? सही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही है गलत है? सही है।